हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस शिल्पा सरोज है। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी आपसे कि जो हमारा स्किल टेस्ट है, ठीक है, स्किल टेस्ट, राइट। स्किल टेस्ट किसके लिए? NTPC NML, ओके। तो NTPC का NML का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो गया था और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सेकंड स्टेज में नाम आ गया है, मतलब सेकंड स्किल टेस्ट के लिए उनको कॉल आ गया है। अब सेकंड स्किल टेस्ट में ये था कंफ्यूजन कि भाई इंटरव्यू होगा कि क्या होगा, मतलब कैसा होगा पेपर। आज के इस वीडियो में यही देखेंगे हम, क्योंकि उस समय आइडिया नहीं था, उस समय किसी को आइडिया नहीं था जो आपको बता सके कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि इंटरव्यू होगा, मान लीजिए। तो उसमें यहाँ पे दे दिया गया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, द स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, मतलब क्वालिफाइंग नेचर ये पहले बता दिया है। तो है क्या इसमें? असेसमेंट विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्किल टेस्ट। तो बोल रहा है कि असेसमेंट जो होगा, मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगा वो स्किल टेस्ट पे बेस्ड नहीं होगा। ये जस्ट और चेक करने के लिए है कि आपको डेप्थ नॉलेज है कि नहीं है। The final merit list will be prepared based on the marks of written test for those candidate who will qualify in the skill test. तो मतलब जो skill test में qualify कर लेगा उसी का जो है on the basis of first stage test तब merit list तैयार होगा। अब यहाँ पे देखो, स्किल टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखा है, मतलब कि 25 क्वेश्चंस। अच्छा, 25 क्वेश्चन तो है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रफ में बताती हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 45 मिनट। तो ड्यूरेशन कितना होगा? 45 मिनट्स होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग और इनकरेक्ट आंसर। तो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द स्किल टेस्ट इज 40% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल EWS कैटेगरी एंड 30% in case of SC ST OBC candidates. The final merit list will be based on the marks obtained in first stage written test for those candidates who qualify the skill test. मैं सब कुछ बताऊंगी, आप अच्छे से देखो बस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप 25 क्वेश्चन, कितना मिनट? 45 मिनट। 45 मिनट मिल रहा है आपको, और ये जो है आपको 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। ये स्किल टेस्ट मतलब कि 50 मार्क्स के आपके पेपर हो गए, और ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब कि अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 40% लाना ही लाना होगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे 40% बोल रहा है ना, यानी कि 50 मार्क्स का अगर आप 40% निकालोगे तो आपको आ जाएगा 20 नंबर। तो 50 में से अगर आप 20 नंबर ले आ रहे हो, और उसी तरीके से अगर हम SC ST का देख लेते हैं तो 30% आपको लेके आना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मार्क्स तो लेके आना ही है आपको क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। सिर्फ क्वालिफाइंग करना, आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 15 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो कम से कम ये समझ में आएगा कि हाँ, यू हैव डीप नॉलेज अबाउट योर फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ समझ में आ गया इतना कि आपको 20 नंबर लेके आना है और 15 मार्क्स लेके आना है SC ST वालों को। जनरल EWS के लिए 40%, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाफट इसको भी। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 देता है आपको, ठीक है, 2 मार्क्स का है। उस क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखोगे? 4-5 लाइन में खत्म करोगे उसको, यानी कि 30 से 40 वर्ड्स एनफ है। मे भी हो सकता है आपको वहाँ पे स्पेस दो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हो और यहाँ पे इतना स्पेस दिया रहे कि उस स्पेस के अंदर ही आपको लिखना है। ऐसा भी हो सकता है, या आपको या तो ब्लैंक शीट देगा वो और वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखना होगा। तो हो सकता है कि लिमिटेड पेज ही आपको दे, ठीक है। तो क्योंकि आपको उसके अंदर में ही आपको समाना है, ये नहीं कि हम पूरा रामायण कथा लिखते जा रहे हैं, जो पूछ रहा है वो लिख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको कि हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, और ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी कि ये तो बिल्कुल देख के जाना ही है, ठीक है। मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्वेश्चन कैसे, मतलब आंसर कैसे आपको लिखना है। देखो, मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि माइनिंग है, तो माइनिंग के फील्ड में क्या होता है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबको इसको फॉलो करते हैं। LC काकू हो गया, ठीक है, उसके बाद DJ देशमुख है। तो बहुत सारे जो बुक्स हैं वो सभी लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब लिखने की जब बारी आएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे देखो सबका माइंड अलग अलग होता है, सबका मतलब ग्रैस्प करने का जो पावर है नॉलेज को, वो सबका अलग अलग है, डिफरेंट है। तो आप उसको किस तरीके से लिखते हो या किस तरीके से आप यूनिक उसको बनाते हो, ताकि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में एक बैठ जाए कि हाँ भाई इसको अलग ही नॉलेज है, इसको डेप्थ नॉलेज है, या इसको कुछ बढ़िया नॉलेज है और ये कुछ कर सकता है इस फील्ड में।
तो अच्छा नंबर देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये दिमाग में रखना है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और इस तरीके से लिखना है कि आप क्वालिफाई कर ले जाओ, ठीक है। अभी ये नहीं करना है कि इसमें महारत हासिल करना है, ऐसा नहीं करना, अभी सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से आप बढ़िया तरीके से नंबर यहाँ पे पा सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे दे दे कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दे, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, मान लीजिए ओवरमैन दे देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एग्जाम्पल्स के तौर पे कि मान लीजिए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है ओवरमैन का, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए पहले कि ओवरमैन की जब बात हुई है, मैं देखो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो चलो इसको बहुत ध्यान से समझना। अब कैसे आप लिखते हो वो आपका अपना तरीका या टैक्टिक्स होगा, ठीक है। वो आपका टैक्टिक्स अलग होगा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए लोगों से, तभी आपका इम्प्रेसिव को आंसर लिख सकते हो आप। तो ओवरमैन की बात कर रहा है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग में लिखने से पहले एक ओवरव्यू बनाना कि हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और कैसे कैसे हम इसको कवर करेंगे 30 से 40 वर्ड्स में, राइट। चलो सबसे पहले हम अपने दिमाग में एक मेकअप ये करेंगे कि ओवरमैन की बात कर रहा है तो ये सीएमआर के किस रेगुलेशन में आ जाएगा। तो रेगुलेशन नंबर आपका 47 में आ जाता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ओवरमैन का, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेगुलेशन नंबर 47 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017 प्रिस्क्राइब और डिस्क्राइब, जो भी लिख सकते हो, प्रिस्क्राइब about duties and responsibilities of ओवरमैन, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गया, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक आइडिया है कि भाई किस रेगुलेशन में ये चीजें दी हुई हैं और किस रेगुलेशन में है, कोल माइन रेगुलेशन के हैं, ठीक है। एक लाइन ये समझ में आ गया हमें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला है, तो फटाफट इसको हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ भी शुरू कर सकते हो, वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज लिखना है आपको, आपसे वो बोला है कि इसको ब्रीफ मतलब कि इसको डिस्क्राइब करो, जरूरी नहीं कि आप पॉइंट वाइज लिखो, आप इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि कैसे आप इसको बताना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ से लिखोगे तो आपका स्पेस और कवर होगा, है ना, तो इससे बढ़िया है कि यहीं से लिख दो। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है और कि ओवरमैन, देखो ओवरमैन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ओवरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर माइन। तो एंटायर माइन के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एंटायर माइन। समझ में आ गया। अभी हम क्या लिखेंगे कि ये और क्या देखता है, वर्क कैसे देखता है, तो जो माइनिंग सरदार होता है और जो शॉर्ट फायरर होता है उनका जो काम होता है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइनिंग सरदार, ठीक है। ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फायरर, ठीक है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा, मेरे को कितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें कुछ और निखार के लिख सकते हो, तो जो कि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कैसे आपको लिखना है। तो ये समझ में आ गया, ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फायरर, और बढ़िया, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, हमें इस चीज को खत्म करना है अभी, ठीक है। 30 से 40 वर्ड हमने कहा था, तो हमें इसको खत्म करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द ओवरमैन shall have responsible charge and control of his district, ठीक है। तो हमें ये समझा दिया कि भाई जो ओवरमैन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि चार्ज और कंट्रोल जो उसके डिस्ट्रिक्ट का है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको लेना होता है, ठीक है। और क्या करता है, कैरी आउट ड्यूटीज असाइंड बाय द मैनेजर, ठीक है, असाइंड बाय द मैनेजर। क्यों, क्योंकि भाई जो ओवरमैन है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजर का, तो मैनेजर उसको क्या करेगा, ड्यूटीज को असाइन करेगा, वो उसको कैरी आउट करता है, ठीक है। ये काम होता है उसको ओवरमैन का। तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीजें ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, तो ये समझ में आ गया। अभी इसको खत्म करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन के बारे में भी लिखना पड़ेगा ना भाई, कि मैनेजर का इंस्पेक्शन हो गया। और क्या करता है ये, एंड मेक inspection and write report required by the regulation,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है इसको एक एंडिंग पॉइंट देते हैं कि भाई रेगुलेशन नंबर 47 में सीएमआर की प्रिस्क्राइब किया गया है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरमैन का। ओवरमैन जो है रिस्पॉन्सिबल है एंटायर माइंस का, ठीक है। अच्छा, ही ओवरसीज द वर्क ऑफ माइनिंग सेदर एंड शॉर्ट फायर, चलो ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। द ओवरमैन शैल हैव रिस्पॉन्सिबल चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, कैरी आउट ड्यूटीज असाइंड बाय द मैनेजर एंड मेक इंस्पेक्शन एंड राइट रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन और रिपोर्ट्स जो है लिखता है ओवरमैन लिखता है, ठीक है। और ये रेगुलेशन में जैसे मेंशन किया गया है उस तरीके से इसको इंस्पेक्शन करना होता है। तो हमने इसको यहाँ पे इतने क्वेश्चन में समझाया है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है ओवरमैन का। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर के मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई और क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो मैं आपको फटाफट लिख के बताती हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें देख लेनी है। तो फटाफट उसको आप देख लो, राइट। चलो ये तो हो गया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, गैसी सीम के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। गैसी सीम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। तो ये तो आपको रेगुलेशन में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, गैसी सीम 1 सेकेंड थर्ड के बारे में, कि बताइए इसके बारे में कैसे आप लिखोगे। तो देखो बहुत सिंपल है, गैसी सीम 1 सेकेंड थर्ड के बारे में आपको कैसे लिखना है। तो हमें पता है कि भाई गैसी सीम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिग्री बोल रहा है, मतलब कि कोल सीम की बात यहाँ पे कर रहा है कि जो कि अंडरग्राउंड माइंस में बाउंड्री के विद इन आपको गैसी सीम देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री यहाँ पे डिवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि फर्स्ट डिग्री के बारे में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, तो हमें समझ में आता है गैसी सीम फर्स्ट लिखा हुआ है अगर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मीन्स अ कोल सीम, ठीक है, मीन्स अ कोल सीम और इट्स पार्ट लाइंग within the boundary of UG mines, ठीक है। हम लिखेंगे इसके आगे क्या, in which inflammable gas has not been found at any place within the precincts of mine, ठीक है। अगर पाया जाता है तो यहाँ पे 2 चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर पाया जाता है, इफ डिटेक्टेड तो गैस इज नॉट मोर देन 0.1% एंड इट्स rate of emission does not exceed 1 meter cube per ton ऑफ कोल रेज, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमें एक तरीके से ये समझ में आएगा एग्जामिनर को कि हमें प्रॉपर नॉलेज है, हम जो बताना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, बोल्ड फॉर्म में। जैसे कि मीन्स अ कोल सीम लाइंग विद इन द बाउंड्री ऑफ अंडरग्राउंड माइंस इन विच इनफ्लेमेबल गैस हैज नॉट बीन फाउंड एट एनी प्लेस विद इन द प्रेसेंस ऑफ माइन, मतलब कि एक ऐसा गैसी सीम फर्स्ट डिग्री यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री गैसी सीम की बात कर रहे हैं कि हम ये कोल सीम्स की हम बात करते हैं जो कि बाउंड्री मतलब अंडरग्राउंड माइंस की बाउंड्री के विद इन आपको मिलेगा देखने को, जहां पे इनफ्लेमेबल गैस नहीं पाई जाती किसी भी प्लेस में, ठीक है, माइंस के किसी भी प्रेसेंट्स में। अगर पाई जाती हैं तो गैस जो है वो 0.1% से, मतलब इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा अगर पाई जाती है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो रेट ऑफ एमिशन है वो 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा कोल रेज नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे हम इतना डिस्क्राइब कर देंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 2 मार्क्स। ऑलराइट, समझ में आया। तो इस तरीके से हम और भी चीज़ें लिख देंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ें आपको देख लेनी है। जैसे कि आपका ओपन कास्ट तो हो ही गया, हो सकता है आपसे अंडरग्राउंड का भी पूछ ले, ठीक है, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्ज डायग्राम, ठीक है, क्वार्ट्ज डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वार्ट्ज डायग्राम है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको लिखोगे शॉर्ट में, तो हमें पता है क्वार्ट्ज डायग्राम क्या होता है, तो चलो इसको एलोबरेट कर देते हैं फटा से। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देख लो, लिखते हैं यहाँ पे क्वार्ट्ज डायग्राम इज अ ग्राफ, ठीक है, क्या है ये, एक ग्राफ है, विच शोज whether a methane air mixture is explosive or would become explosive
ऑन एडिशन ऑफ मोर मीथेन और मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कोऑर्ड डायग्राम का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या है, मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि देखो एक ग्राफ है, ठीक है, जो ये है ये बेसिकली एक ग्राफ है। तो यहाँ पे कोऑर्ड डायग्राम जो है हम समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, जिस तरीके से मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैंने क्या प्रिपेयर किया। यहाँ पे देखो आंसर, कोऑर्ड डायग्राम एक ग्राफ है जो हमें क्या शो करता है कि जो मीथेन एयर का जो मिक्सचर होता है वो उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा मीथेन या ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे आपको बताना था कि कोऑर्ड डायग्राम में हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। और फिर आपका एक्सप्लोजन लिमिट भी था, याद करिए, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो इस तरीके से हम कोऑर्ड डायग्राम को लिख देंगे। अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो शॉर्ट में, साइड में, अगर आपको याद है तो, नहीं तो फिर आप सीधे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो बस चीज़ों को। ठीक है ना, ऑलराइट। हो तो आप एक्सप्लोजन लिमिट भी लिख सकते हो, एक्सप्लोजन लिमिट भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोजन लिमिट भी आप लिख सकते हो चाहो तो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आपका ये हो गया कोऑर्ड डायग्राम। और हॉल रोड्स के बारे में आपसे पूछ सकते हो, हॉल रोड्स का प्रिपेयर कर लेना पूरी तरीके से। ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप लिख सको। फिर आपका AV आ जाता है, ऑडियो विजुअल अलार्म। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। फिर आपका सेफ्टी ऑफ OB डंप्स। ठीक है, सेफ्टी ऑफ OB डंप्स के बारे में ही पूछ सकता है आपका। फिर और हो गया आपका सॉलिड ब्लास्टिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग तो आपको पता होना चाहिए, सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस और सॉलिड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस और प्रिकॉशन भी देख लेना इसका। ठीक है, प्रिकॉशन भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे, और पूछ सकता है आपसे स्लीपिंग होल्स, राइट। स्लीपिंग होल्स पूछ सकता है आपसे, स्लीपिंग होल्स। इसका प्रिकॉशन पूछ सकता है आपसे, प्रिकॉशन। और याद रखिएगा डेंजर जोन, ये तो आपको पता होना चाहिए, डेंजर जोन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा स्कैम्स तो पूरा तैयार कर लेना। ठीक है, स्कैम्स तैयार कर लेना। और आपसे पूछ सकता है एंकरेज टेस्टिंग, एंकरेज टेस्टिंग। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, किस तरीके से लिखना आपको आइडिया होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताया। अब यहाँ पे सारा नहीं बता सकते ना, टाइम नहीं है इतना, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। VEQ ये तो मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट, वो वीडियो देख लीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। माइनिंग हैशटैग करके है, ठीक है, माइनिंग हैशटैग करके है, देख लीजिएगा उसको। और यहाँ पे VEQ वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वोशिएंट क्या होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल लिख दीजिएगा। 30 से 40 वर्ड में आपका एक दिन बढ़िया आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, VEQ हो गया। उसके बाद फिर आपका मैथड्स ऑफ एयर क्रॉसिंग। ठीक है, मैथड्स ऑफ एयर कोर्सिंग, मैथड ऑफ एयर कोर्सिंग जो है ये भी आप देख लेना। उसके बाद माइन गैसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइन गैसेस याद रखिएगा इसको। ठीक है, माइन गैसेस हो गया। उसके बाद देखते हैं, फिर आपसे ग्राहम रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, ग्राहम रेशियो, तो ग्राहम रेशियो तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और कई बार ये एग्जाम में ग्राहम रेशियो कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो ग्राहम रेशियो क्या होता है, देखो किसी भी कोलरी में जो रेशियो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि CO की बात हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोलरी में जो रेशियो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, एक्सप्रेसिंग एज अ परसेंटेज, इसको हम ग्राहम इंडेक्स या ग्राहम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ उसका फॉर्मूला कैसे है। तो यहाँ पे ग्राहम इंडेक्स या ग्राहम रेशियो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे CO कितना प्रोड्यूस होता है और कितना O2 कंज्यूम हो रहा है किसी भी कोलरी में, और उसका 100%। दिस इज व्हाट योर ग्राहम रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में रखना है। और कभी कभी आपसे ये भी बोल सकता है कि ग्राहम रेशियो को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा CO/O2 डेफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या और दूसरा और क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ग्राहम रेशियो। और क्या पूछ सकता है आपसे, अर्ली डिडक्शन पूछ सकता है, अर्ली डिडक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस हीटिंग ये हो गया, और ये मैं आपको ओवरमैन का बता रही हूँ, माइनिंग सरदार का बता रही हूँ कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी जिनका जो डिसिप्लिन है वो उस डिसिप्लिन से है तो उस डिसिप्लिन को पढ़ के जाएंगे। ओके, जो मतलब मोटा मोटा जो आपका हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना वो बिल्कुल देख के जाना है, और सॉलिड कंटेंट लिखना है आपको। ये नहीं कि आलतू फालतू कुछ नहीं लिख दिया मैं। अब जब नहीं आ रहा था तो कुछ लिखोगे ही, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि कट जाएगा आपका। जितना आपको आ रहा है वो आपको लिख देना है उसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा फालतू कुछ भी नहीं लिखना है। पहले थोड़ा सा एक माइंड मेकअप कर लो कि हाँ हमें ये चीज़ इसमें लिखना है, तो आपको क्या होगा कि जब आप लिखने जाओगे तो गलत नहीं होगा, काटोगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद फिर आपका ये हो गया स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। परमिसिबल लिमिट भी देख लीजिएगा, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट, ठीक है, रिस्पायरेबल डस्ट ये देख लीजिएगा, रिस्पायरेबल डस्ट। और आपसे प्लान्स के बारे में पूछ सकता है, सरफेस प्लान, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान हो सकता है, उसके बाद जियोलॉजिकल प्लान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, प्लान से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हॉलेज से, हॉलेज एक्सीडेंट पूछ सकता है आपसे, हॉलेज एक्सीडेंट, ठीक है, हॉलेज एक्सीडेंट्स, और इसका कॉजेज भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मन हो तो पूछ लेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ओके, उसके बाद कोड ऑफ प्रैक्टिस तो देख के जाना ही है, कोड ऑफ प्रैक्टिस देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका गाइडेड रोप्स है, गाइड रोप्स है, ठीक है, केप्स, ये सब देख लेना, सेफ्टी फीचर्स भी देख लेना हैम का, और ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपका हो गया, हाँ, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस मैंने आपको बताया था एग्जाम में, मैंने क्लास में बताया था ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस, शॉर्ट वीडियो में लेके आई थी, और क्वेश्चन देखो वहाँ से आ भी गया था इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि वाइंडिंग इंजन जो होती है मैन वाइंडिंग शाफ्ट के लिए, तो अगर 100 मीटर से गहरा डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, 100 मीटर से डेप्थ ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस को प्रोवाइड किया जाता है ताकि ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग को हम रोक सके, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था। तो अब वो भी लोग गलत कर देंगे कि उसके लिए भी लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे थे कि मैम ये कहाँ से लिया आपने डाटा, ये वो। तो सर्कुलर का क्वेश्चन था, सर्कुलर से अपडेट किया गया था उसको, तो वो क्वेश्चन आ गया था 100 मीटर गहराई, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस वाला। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या पूछ सकता है आपसे। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस हो गया, अच्छा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है और क्या आपसे बच जाता है, इंट्रिंसिकली सेफ अपैरेटस देख लीजिएगा, इंट्रिंसिकली सेफ अपैरेटस से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका मशीनरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मशीनरी, ठीक है, ओपन कास्ट से, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन कास्ट से ही पूछेगा। शॉवेल हो गया, डंपर हो गया, डोजर हो गया, ड्रग लाइन हो गया, ये सब के बारे में, बकेट व्हील एक्सकवेटर, ये सब के बारे में आप एक अच्छे से देख के जाना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। उसके बाद आपसे इंस्पेक्शन पूछ सकता है, इंस्पेक्शन बताइए आप किसका, ट्रैवलिंग रोडवेज का, ट्रैवलिंग रोडवेज, हॉलेज का, हॉलेज रोडवेज, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है रूम, अच्छा, हॉलेज रोडवेज का पूछ सकता है। उसके बाद आपसे नॉइज लिमिट पूछ सकता है, नॉइज लिमिट, तो बिल्कुल याद रखना है इसको, नॉइज लिमिट्स, ऑलराइट, नॉइज लिमिट्स बिल्कुल देख के जाना है। और क्या बचा था आपका, सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर, एक बार इसको देख लेना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। और पीपीई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, इसको देख के जाइएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्कमैन इंस्पेक्टर का पूरा देख के जाना, माइंस रूल्स में मिल जाएगा आपको 1955, ठीक है। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में सारा डिटेल नॉलेज ले लीजिएगा, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि सब गायब हो जाए, बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए आप इसको देख लेना। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी देख लीजिएगा, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, अच्छा, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ याद आया, नोटिफाइड डिजीज़ भी पूछ सकता है आपसे, बिल्कुल पूछ सकता है, नोटिफाइड डिजीज़, जितने भी तरीके के डिजीज़ हैं सब देख के जाइएगा, ठीक है। नोटिफाइड डिजीज़, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, माइंड डिजीज़, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछ सकता है कि देखो गैसी माइंस का तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल प्रिकॉशन क्या है, वो भी देख लीजिएगा, गैसी माइन का जनरल प्रिकॉशन क्या है, गैसी माइंस का, ठीक है, इसको देख लेना है। उसके बाद आपसे स्पॉइल्स, बैंक्स एंड डंप्स का पूछ सकता है। उसके बाद सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान तो बिल्कुल तैयार करके जाना ही जाना है, इसमें कोई वैसा है ही नहीं कि इसमें भी कुछ छूट जाए या ऐसा कुछ। परमिटेड एक्सप्लोसिव तो देख लेना पूरा, ठीक।
तो ये सब बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये सब हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको तो बिल्कुल एकदम अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ताकि अगर आता है एग्जाम में तो आप कुछ लिख पाओ 30 से 40 वर्ड्स में, राइट। बाकी आप निश्चिंत रहो, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपको अच्छा नॉलेज है और आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो बिल्कुल नो डाउट आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो बिल्कुल ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है कि भाई कैसे क्या होगा, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी बढ़िया से जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ। एग्ज़ाम आपका 1 अक्टूबर को है ना, 1 अक्टूबर को आप जाइए, दे के आइए इसको, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले से ही मतलब ऑल द बेस्ट बोल दे रही हूँ आपको, ताकि आपको लो फील ना हो और अच्छे से एग्ज़ाम देना निश्चिंत होके, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एनटीपीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि, क्योंकि एक तो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपका ये पोस्ट है, ये जॉब है, और 3 साल के लिए, उसके बाद जो एक्सटेंड करेंगे वो तो ठीक है, बट इनको इतना हार्ड नहीं करना चाहिए था कि फिर सेकंड स्टेज टेस्ट ले रहे हो आप, स्किल टेस्ट ले रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आप एक टेस्ट लेके सिंपल यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह दे सकते थे, बट ये स्किल टेस्ट करने का, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने का, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंथी बना देती हैं चीज़ों को। और ऊपर से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये आपका पोस्ट है, जॉब है, तो उसलिए लोग और भी कतराते हैं कि इतनी मेहनत मैं करूं और मेरे स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिर्फ जॉब रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक जॉब सिक्योरिटी के लेके भी बहुत बड़ा सा मेजर फैक्टर हो जाता है कि लोग का माइंड जो है इस पर नहीं जाता है, इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। हालांकि अभी ठीक है, अभी इस पे फोकस करना चाहिए, स्किल टेस्ट वाला। स्किल टेस्ट पे जाइए, बढ़िया आराम से देख के आइए और बढ़िया से आप इसको तैयारी कर लो, ठीक है। जो जो मैंने बताया है टॉपिक, उसको बिल्कुल देख के जाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको बेसिकली यही बताना था आज के वीडियो में बेसिकली यही बताना था आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को आप लिखोगे 30 से 40 शब्द में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे आपको लिखना है, ओके। थोड़ा यही अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आप अपने तरीके से तो जो लिखना चाहो तो लिखोगे ही, लेकिन जो लिखना चाहो वो नहीं लिखना है कि मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी बहुत लोग जैसे देखो, बहुत लोग का स्किल टेस्ट में हो भी जाएगा, और ऐसा नहीं है कि अगर वो MCQ सॉल्व कर लिए तो डिस्क्रिप्टिव में भी वो अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग छट जाएंगे, ठीक है, ये तो सबको पता है कि वो लोग छटने वाले हैं। तो अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाना पड़ेगा जो कि दूसरों से डिफरेंट हो, है ना। देखो जैसे कि मैंने अभी ये बताया, तो मैंने आपको लिख के बताया, तो ये मेरा टैक्टिक्स है, मैं किस तरीके से इसको लिख रही हूँ। अभी कोई और पर्सन लिखता है तो डिफरेंट तरीके से लिखेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा अजीब या बेढंगा तरीके से लिखे, ऐसा लगे कि बच्चा कोई लिख दिया है। तो इस तरीके से भी होंगे कुछ लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो, और जिसको आप या 3-4 लाइन में आप उसको अच्छे से लिख के समझा सको, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलो फिर आज का इतना ही खत्म करते हैं आज का सेशन। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो। वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन आज बोल दिया है। मैं चैनल को आगे लेके जाना है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा पसंद हो तो। चलो तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।